दोस्तों नमस्कार। चौथे चरण की आज वोटिंग चल रही है और हमको साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के चंगुल में भाजपा बिलबिलाती नजर आ रही है। कांग्रेस के पंजे ने ऐसे जकड़ रखा है कि इंडिया गठबंधन की डबल इंजन की जो सरकार है वह इंजन एक दूसरे के विपरीत अपनी ताकत लगा रहे हैं। जो पीछे वाले इंजन हैं वह आगे वाले इंजन का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कल तक 56 इंच का सीना लेके दहाड़ने वाले नरेंद्र मोदी की बिलबिलाहट हम आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है। इस बैटरी के खत्म होने के पीछे की वजहें क्या हैं? मुझे याद आता है एक फिल्म थी डिक्टेटर, अगर आपने देखी हो तो। उस फिल्म में जो नायक है वह अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक रेस में एक दौड़ आयोजित होती है और उस दौड़ में जितने प्रतिभागी होते हैं उन प्रतिभागियों के साथ पहले तो आगे खड़ा होता है, उसके बाद वो हाथ में एक गन लिए हुए है और जैसे ही उसके हाथ में गन है और वो खुद ही रेफरी भी है, खुद ही निर्णायक भी है और दौड़ से की शुरुआत से पहले वो आगे आगे दौड़ना शुरू कर देता है और जो भी प्रतिभागी उसके आसपास फटकता है वह उसके पैरों में गन से गोली मारता है और ऐसे करते हुए वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है सबसे पहले और अपने आप को खुद ही विजयी घोषित कर देता है। यह जो नरेंद्र मोदी हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अभी मैं दो तीन दिन से ये सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। बनारस में तमाम ऐसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो निर्दलीय हो सकते हैं, वो छोटी छोटी पार्टियों के लोग हो सकते हैं। हमारे देश में ढेर सारी पार्टियां पंजीकृत हैं, छोटी बड़ी, उनके लोग हैं। वह लाइन लगा के बैठे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं। उनको न फॉर्म दिए जा रहे हैं, वो एफिडेविट और जरूरी चीजें दस्तावेज तैयार करके नॉमिनेशन फॉर्म के लिए भटक रहे हैं। जिस तरीके से आपने गांधीनगर में देखा, एक युवा किसी छोटी पार्टी से नॉमिनेशन किया था, उसको इतना हरेस किया गया कि वह रो रो के अपना वीडियो उसने पोस्ट किया था कि मुझे बचाइए, अमित शाह के लोग मुझे इतना हरेस कर रहे हैं, इतना धमकी दे रहे हैं और पर्चा वापस लो। यह क्या हो रहा है? यह उसी डिक्टेटर फिल्म की कहानी यहां दोहराई जा रही है। दरअसल तानाशाह इतना कायर और डरपोक होता है कि उसके अंदर खुद का मादा नहीं होता, इसलिए वो किसी भी प्रतियोगिता, समानता की बात नहीं करता। वह इसके विपरीत वह चाहता है कि हमारे आसपास कोई फटकने न पाए, हमारे बराबर कोई चलने न पाए। यह जो हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? ईडी, सीबीआई का जो आतंक इन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों और अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल किया, वो तो ठीक है। अब तो नई कहानी सामने आ रही है साहब कि आप पर्चा नहीं भर सकते। सूरत में जिस तरीके से आपने देखा, सभी को किनारे लगा के एक तरफ से सभी प्रत्याशियों का पर्चा वापस कराया गया। कांग्रेस प्रत्याशी को डरा धमका के उसको खरीदा गया। इंदौर में ठीक यही घटना सामने आई। यह लोकतंत्र में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह लोकतंत्र जिस पे हम गर्व करते थे और हम दुनिया के महानतम लोकतंत्र में अपने आप को शुमार करते थे, आज किस हालत तक पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी, इस बात को समझ लेना और तुम्हारे ये जो चंद प्यादे हैं, जिस तरीके से इस देश में आग लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तुम पाकिस्तान की बात करते हो, अब चुनाव में पाकिस्तान आ जाता है हर बार इनके, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अपने इसी यार अडानी के लिए, उसके धंधे के लिए, इस देश को बताए बिना, इस देश के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि हमारा प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पे जाए और हमारे देश को ही ना पता चले।
वह रातों रात इस्लामाबाद पहुंच जाता है, और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमारे देश को पता चलता है कि हमारा प्रधानमंत्री इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। किस लिए पहुंचा हुआ है? अपने यार के धंधे के लिए। यह प्रधानमंत्री जहां जहां जाता, इतने विदेश दौरे, जब हम कहते थे कि यह हमेशा ही तो जहाज पे बैठा रहता है, ये देश की कब बात करेगा, तो यह प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम के अडानी का सेल्समैन बन के उसके धंधे की बात करने जाता था। इस देश में अगर हम इसके इतने विदेशी दौरों की समीक्षा करें तो हमारे देश में कितने विदेशी निवेश आए? हमारे देश में विदेशी निवेश का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे में तुम तो 8 बार कपड़े बदलते हो, इस देश में आग लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हो, इस देश के युवाओं के लिए तुम्हारे पास रोजगार का कोई एजेंडा नहीं है, इस देश के किसानों के लिए तुम्हारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जबकि इस देश की 80% आबादी कृषि पर आधारित है। छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को तुमने बर्बाद कर दिया इस अडानी अंबानी के चक्कर में, जहां सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे थे। अब चुनाव चल रहे हैं तो हाय तौबा मची हुई है। इनकी बैटरी इसलिए डाउन हो गई है कि यह जो कांग्रेस का पंजा है, इसने अपने चंगुल में इसको दबोच रखा है, और दबोच इसलिए रखा है कि पंजे की जो 5 न्याय हैं वह उसके आगे इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। इस देश का अंतर्विरोध है, इस देश की जनता भूख, लाचारी और बेबसी में जी रही है। इस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कम है। इस देश में लोगों की बचत जो हुआ करती थी वह बचत सर्वाधिक कम है। कोई अपने इनकम करने वाले आदमी अपनी बचत नहीं कर पाते। राहुल जी बार बार कहते हैं कि जीएसटी से परेशान हैरान जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनकी बदहाली है। किसानों की तो बात ही छोड़िए, किसानों के का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जो सवाल था उस पर तो तुम गोलियां चलवा रहे थे। लेकिन उन्हीं किसानों को जिनको सम्मान देने का सवाल था, जिनको तुमने वादा किया था कि दोगुनी आय करेंगे, दोगुनी आय का मतलब यह हुआ कि उनकी लागत के बाद उतना उनको लाभ दिया जाना, तुमने तो नहीं दिया। बेरोजगारों को तुम पकौड़े तलवाते हो। आखिर यही सत्ता, यही सरकार जो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो ये तो बुलडोजर बाबा हैं। इनका बुलडोजर हर समय अपराधियों के लिए उठा रहता है। किन अपराधियों के लिए उठा रहता है, यह सवाल है। तुम चुनिंदा अपराधियों के लिए, अपने फेवरेबल अपराधियों के लिए तो तुम्हारे लिए बुलडोजर नहीं है, उनके लिए तो तुम अपने साज सज्जा करते हो और उनके लिए तुम्हारा प्रशासन फलक फावड़े बिछाता है। तो तुम अपराधियों में भी भेदभाव करते हो, जाति और संप्रदाय देख के तुम्हारे लिए अपराधी तय होते हैं। लेकिन इससे बड़ा अपराधी कौन होगा जो हमारे लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, जो पेपर लीक कर रहे हैं, पर्चे आउट कर रहे हैं और लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे गर्त में चला जा रहा है, उसको कौन वापस लाएगा? एक नौकरी के लिए परीक्षा लेते हो तो सालों साल उसका रिजल्ट नहीं घोषित होता। नौजवानों का ये जो बेशकीमती समय है, एक एक पल का हिसाब चुकता करोगे क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, यह चौथे चरण की वोटिंग चल रही है और यह सरकार अपने सर्वाधिक निर्मम और सर्वाधिक नंगे रूप में सामने आ चुकी है। इसने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर सरकारी तंत्र का हिस्सा बना दिया। इसने अपने पूंजीपति यारों के लिए इस देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको बेच न डाला हो। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, तुम्हारे पास इनकम टैक्स है, आईटी है, इन सब के बाद तुम्हारी ये दशा है। तो यह जो डिक्टेटर है यह हाँफने लगा है और यह अंतिम लक्ष्य तक तो पहुंचना दूर की बात, 400 सीट 400 सीट 400 सीट 400 पार, इस तरीके की शोशेबाजी करना छोड़ के आज वो धरातल पे आ गए हों। मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल जी ने कहा कि 180 सीट
आएगी। बाद में उन्होंने कहा कि मैं 180 से भी नीचे, मैं 150। एकदम राहुल जी सच साबित होने जा रहे हैं। भाजपा अकेले अपने दम पर 150 सीट से एक भी सीट ज्यादा नहीं लाने जा रही है, और उसका गठबंधन, एनडीए गठबंधन, उसका सर्वाधिक अगर उसको सीट मिलेंगी पूरे एनडीए गठबंधन को, तो 200 के नीचे 190 के आसपास उसको सीटें मिलने जा रही हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये तो कुर्सी से चिपक जाएगा, छोड़ के भागेगा नहीं। तो भैया मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान है यह धरती वीरों से खाली नहीं है। यह दो ठग, गुजराती ठगों ने पूरे देश को जिस तरीके से लूटा और ठगा है। मैं बनारस के लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। बनारस से ये तीसरी बार सांसद होने के लिए इन्होंने नॉमिनेशन किया है, 7वें चरण में वहां वोटिंग है। बनारस के बारे में मुझे पता चला कि गुजरात में बैठ के, गुजरात के अधिकारी दिल्ली में बैठ के, जो अधिकारी इनके दुलारे हैं और जिनसे इनका सब कुछ तय होता है, उनके साथ, उनके बीच में चर्चाएं चल रही हैं कि साहब, हमारे साहब लोग तो यही कहते हैं कि साहब देखो, बनारसी ठग फेमस थे हिंदुस्तान में, और हमने तो बनारसियों को जाके ठग दिया। इस तरीके की ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। जिस चुनाव क्षेत्र से ये चुनाव जीतते हैं और जनता का भरोसा इनके ऊपर है, उनके बारे में इनके विचार ऐसे हैं। इसी तरह इस देश की जनता को ये मूर्ख और बेवकूफ समझते हैं कि राम के नाम पर वोट ले लेंगे, संप्रदाय और जाति के नाम पे, और हिंदू खतरे में हैं और मुसलमानों के विरोध के नाम पे वोट ले लेंगे। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यह समझ लीजिए रंगा बिल्ला दोनों आप लोग, कि आप लोगों के अंतिम दिन आ गए हैं और यह वाटरलू की लड़ाई चल रही है। इसमें हश्र क्या होना है आपको पता है, और उसके बाद यह झोला उठा के भागने की भी नौबत नहीं आएगी। झोला उठा के भाग नहीं पाओगे। आपके कुकर्मों का हिसाब इस देश का कानून और इस देश की जनता बखूबी आपसे लेगी। अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करते हुए बात कहना चाहता हूं, आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि चौथा चरण चल रहा है, आज वोटिंग चल रही है। जो भी साथियों के क्षेत्र में आज चुनाव हो रहे हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि अधिक से अधिक मतदान करें। आपका एक एक मत इनके ताबूत के लिए, एक एक कील